हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू द बैक स्टेज। मैं हूं समरेश श्रीवास्तव और आज हम एक ऐसे नाटक के बारे में बात करने वाले हैं जो मोहन राकेश जी का मास्टरपीस है और जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। ये कहानी हमें एंशंट इंडिया के टाइम पे ले जाती है, पर जो इसकी सेंट्रल थीम है वो इतनी टाइमलेस है कि आज भी हम इस स्टोरी से काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। मोहन राकेश जी ने ये नाटक 1958 में लिखा था और तब से लेके आज तक ये नाटक इंडियन थिएटर का एक आइकॉनिक पार्ट है। ये स्टोरी एक कवि की है और उसके प्यार की है, और कैसे वो कवि अपने सपनों और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के बीच में फंस जाता है। मोहन राकेश का नाम सुनते ही हिंदी लिटरेचर और थिएटर के नए दौर की याद आती है। राकेश को हिंदी लिटरेचर के नई कहानी मूवमेंट का पायनियर कहा जाता है। ये मूवमेंट 1950s में शुरू हुआ था और इसने लिटरेचर के ट्रेडिशनल अप्रोचेस को चैलेंज किया था। इस नए दौर में राइटर्स ने अपनी कहानियों में पर्सनल एक्सपीरियंसेस और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। और इसी दौर में मोहन राकेश का प्ले आषाढ़ का एक दिन 1958 में आया, जो उन्हें पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का एक सिग्निफिकेंट प्ले राइट के रूप में पहचान देता है। ये जो टाइटल है आषाढ़ का एक दिन, उसमें भी एक सिंबॉलिक रेफरेंस है। आषाढ़ का मंथ यानी कि इंडिया में मॉनसून का पहला महीना न्यू पॉसिबिलिटीज़ और न्यू बिगनिंग्स को सिग्निफाई करता है। लेकिन कभी कभी ये न्यू बिगनिंग्स अपने साथ दर्द और तन्हाई भी लेकर आती हैं, स्पेशली जब हमारे सपने और हमारे रिलेशनशिप्स आपस में कोलाइड कर रहे हो। तो इस नाटक का सबसे पहला परफॉर्मेंस 1960 में हुआ था। कोलकाता में अनामिका नामक स्टेज ग्रुप ने किया था और इसको डायरेक्ट किया था श्यामानंद जलन ने। और उसके बाद NSD में भी इस नाटक को स्टेज किया गया। उसको डायरेक्ट किया था इब्राहिम अलकाजी ने, जो नाटक की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। तो इसी के चलते इसको पूरे इंडिया में एक नेशनल रिकॉग्निशन मिला और काफ़ी सारे नए नए डायरेक्टर्स ने भी इसको अपने तरीके से स्टेज किया। और गौरतलब है कि 1971 में मनी कौल ने इस नाटक पे एक फिल्म भी बनाई। तो चलिए अब थोड़ा इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है कालिदास की। कालिदास एक बहुत ही टैलेंटेड पोएट है जो नेचर और अपने इमोशंस में खोया रहता है। वो मल्लिका से बेहद प्यार करता है और मल्लिका भी कालिदास को बहुत पसंद करती है। वो हमेशा उसकी कला की सराहना करती है। तो देखा जाए तो मल्लिका के लिए कालिदास ही उसकी दुनिया है और कालिदास के लिए ही मल्लिका उसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। लेकिन एक दिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कालिदास के सामने आती है। उज्जैनी के राजा का एक मैसेंजर आता है और उसको इनवाइट करता है कि वो उज्जैनी आए और वहाँ के दरबार में महाकवि बनकर रहे और नई नई रचना करे। राजा चाहते हैं कि कालिदास अपने लिखने का काम वहाँ करे और उनके सामने अपनी आर्ट को और भी ज़्यादा रिफाइन करे। कालिदास राजा का ये मैसेज सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। पर मल्लिका उसको कन्विंस करती है और उसको कहती है कि उसको ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी उसकी कला के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए कालिदास अपनी आर्ट और शोहरत पाने के लिए अपने सपनों के पीछे उज्जैनी चला जाता है और मल्लिका अकेली रह जाती है उस गांव में जहां उनका प्यार शुरू हुआ था। यहाँ से प्ले एक ट्रैजिक टर्न लेता है। क्या कालिदास को सच में वो सब मिलता है जो वो चाहता था, और क्या मल्लिका कभी मूव ऑन कर पाती है? मोहन राकेश को इस कहानी का इंस्पिरेशन मेघदूत से मिला। तो जब वो मेघदूत पढ़ रहे थे तो उनको ये आभास हुआ
कि ये कहानी सिर्फ यक्षा की नहीं है, ये कहानी एक पोएट की है जो अपनी आत्मा से दिन बर दिन दूर होता जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कहानी सिर्फ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखती, ये बहुत अच्छे तरीके से एक आर्टिस्ट के इनर स्ट्रगल और गिल्ट को भी दिखाती है। तो अब बात करते हैं आषाढ़ के एक दिन के कुछ प्रमुख किरदारों की। तो सबसे पहले आते हैं कालिदास। कालिदास एक कवि है जो अपनी आर्ट के लिए डीपली पैशनेट है, लेकिन उसका एक दूसरी साइड भी है जो उसे उसके सपनों के पीछे जाने के लिए फोर्स करती है। उसके लिए नाम, शोहरत और एक बड़ी लेगेसी छोड़ना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यही चीज़ उसके और मल्लिका के बीच डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। तो देखा जाए तो वो मल्लिका का प्यार नहीं था या उनकी कविता के प्रति रुचि नहीं थी जो उनको रोक रही थी उज्जैनी जाने से, क्योंकि कहीं ना कहीं कालिदास भी अपने खुद के रिएक्शन से डर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका ग्रीड उन पे कभी भी हावी हो सकता है, जो हमेशा से ही उनके मन में कहीं ना कहीं था। मल्लिका उसी गांव में रहती है और अपने ट्रू सेल्फ को कालिदास के प्यार में पाती है। उसका कमिटमेंट प्योर और अनसेल्फिश है। मल्लिका वो है जो सेक्रीफाइस करती है और फिर भी अपने इमोशंस और कालिदास के साथ बिताई हुई मेमोरीज के साथ जीती है। इन मैनी वेज मल्लिका मोहन राकेश के नज़रिए से एक सिंबल है प्योर लव और लॉयल्टी का। अंबिका मल्लिका की माँ है और उसने मल्लिका को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। वह उसे कोई भी कष्ट नहीं देना चाहती, इसलिए घर के सारे काम वो खुद ही करती है और अंबिका चाहती है कि मल्लिका कालिदास से बिल्कुल ना मिले। फिर हम मिलते हैं प्रियागन मंजरी से, जो कालिदास के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी और एक न्यू लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है। जब कालिदास उज्जैनी जाता है, प्रियागन मंजरी के थ्रू वो सक्सेस और अपने एम्बिशंस को पूरा करता है, पर इस जर्नी में वो मल्लिका और अपने पास से बहुत दूर होता चला जाता है। विलोम, एक ग्रामीण जो खुद को कालिदास का मित्र कहता है, वो मल्लिका में दिलचस्पी रखता है। मल्लिका विलोम को पसंद नहीं करती, लेकिन वो फिर भी कभी कभी अंबिका से मिलने के बहाने वहाँ पे आता है। वह मल्लिका का कालिदास से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये पूरा नाटक 3 एक्ट्स में लिखा गया है। पहली एक्ट में हम देखते हैं कि कालिदास और मल्लिका एक गांव में रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। लेकिन मल्लिका की जो माँ है अंबिका, वो कालिदास से बहुत नफरत करती है और हमेशा मल्लिका को कहती है कि वो कालिदास से दूर रहा करे। और फिर उज्जैनी से एक मैसेज आता है कालिदास के लिए, जहाँ उसको बुलाया जाता है कि वो वहाँ पर आए और महाकवि बनकर उस राजा के साथ रहे, जो कालिदास मल्लिका के कहने पर चला जाता है। और यहाँ पर हमारा पहला एक्ट ख़त्म होता है। और सेकंड एक्ट में हम देखते हैं कि अंबिका अब बहुत बीमार है, तो इसी के चलते घर का सारा बोझ मल्लिका पर आ गया है। मल्लिका अभी भी कालिदास से बहुत प्यार करती है। कालिदास जो है वो उज्जैनी का एक बहुत बड़ा महाकवि बन गया है और मल्लिका अभी भी उसके काम को फॉलो करती रहती है, लेकिन मल्लिका बहुत ज़्यादा उदास है। इस एक्ट में हम ये भी देखते हैं कि आज फिर से कालिदास अपने गांव की तरफ जा रहा है, लेकिन एक राजा बनकर। तो इसी के चलते पूरा गांव ज़ोर शोर से उसके स्वागत की तैयारियां कर रहा है। इस एक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें मल्लिका और प्रियंगु मंजरी की मुलाकात होती है। प्रियंगु मंजरी, जो कि कालिदास की पत्नी है, वो मल्लिका को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि वो भी उसके साथ उसके किंगडम में आए और वो भी किसी राजपुत्र से शादी कर ले। लेकिन मल्लिका, जो कि अभी भी कालिदास से बेहद प्यार करती है, वो उसको मना कर देती है और जिसके चलते प्रिया मंजरी वहाँ से चली जाती है। कालिदास भी मल्लिका को मिलना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो भी मल्लिका से नहीं मिलता और वहाँ से चला जाता है। तीसरे एक्ट में हम देखते हैं कि अब अंबिका नहीं है और मल्लिका के घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। कालिदास ने सब राजपाट छोड़ दिया है और उसने संन्यास ले लिया है। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी और अपने गांव को बहुत मिस कर रहा है और अब वो वापस मल्लिका के पास आना चाहता है, सब कुछ छोड़कर।
क्योंकि वो जानता है उसने जो कुछ भी रचना करी है उसकी इंस्पिरेशन मल्लिका ही है। कालिदास अपने जीवन में इतना ज़्यादा गुम है कि उसको ज़रा सा भी आभास नहीं कि मल्लिका ने उसके बिना अपना जीवन कैसे व्यतीत किया होगा, कैसे उसने इतने साल काटे होंगे। उसको बस अपना ही सूझ रहा है कि बस वो वापस आया है तो मल्लिका उसके पास आ जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मल्लिका की सच्चाई अब कुछ और है। मल्लिका ने विलोम से शादी कर ली है और उन दोनों का एक बच्चा भी है। तो एक डायलॉग के थ्रू कालिदास बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट करते हैं कि उज्जैनी जाकर वो कितना बदल चुके थे। वो राजपाट और अथॉरिटी के चक्कर में अपनी आत्मा से बहुत दूर हो गए थे और अपनी कला के साथ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस नाटक का आज के टाइम में क्या रेलेवेंस है। ये नाटक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को रेज करता है। वो हमें दिखाता है कि क्या हम भी कालिदास की तरह अपने सपने और अपने एम्बिशंस को लेकर क्या अपनी रियल हैप्पीनेस और अपने प्यार को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आज भी हम देखते हैं कि बहुत लोग अपने करियर, फेम और एम्बिशंस के लिए अपने चाहने वालों को बैक सीट पर रखते हैं। और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल चॉइस नहीं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस भी हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। इसीलिए ये प्ले हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं जो हमेशा एक इनकम्प्लीट फीलिंग्स ही छोड़ जाते हैं। कालिदास का एम्बिशन उसके प्यार मल्लिका के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है और उसके पोएट होने का कोर रीजन उसके पर्सनल रिलेशनशिप्स को हर्ट करता है। तो अंत में कालिदास को इसी बात का आभास होता है कि इच्छा और समय के इस द्वंद्व में समय ही हमेशा अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यही सोचकर कालिदास वहाँ से हताश होकर चले जाते हैं। सो ये थी कहानी आषाढ़ के एक दिन की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी आर्ट और सक्सेस के लिए अपने प्यार और अपने रियल इमोशंस को सैक्रिफाइस किया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये मोहन राकेश जी का एक मास्टरपीस था जिसे पहले भी पसंद किया जाता था और आज भी पसंद किया जाता है। तो अगर आपने ये नाटक नहीं देखा या पढ़ा तो मैं ज़रूर इसको रेकमेंड करूँगा, आप ज़रूर इसको पढ़िए या देखिए। ये यूट्यूब पे भी है, आप वहाँ पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। और अगर कहीं पे ये आसपास आपके स्टेज किया जा रहा है तो ज़रूर इसको लाइव देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये नाटक को देखने में। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दी बैक स्टेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे फिर से एक अगले एपिसोड में एक नए नाटक के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हमारी मुलाकात जल्दी होगी अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड टेक केयर। आखिरी में मैं आपके साथ एक स्पीच शेयर करना चाहूँगा जो कालिदास ने बोली थी इस नाटक में, और इसको अभी आपके सामने बोल रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर राजेंद्र गुप्ता जी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं नहीं जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहता था कि कभी उस वातावरण में नहीं, कमी मुझ में है। मैं अपने आप को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका और ना ही मैं सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ।
किसी और के लिए वो वातावरण और वो जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से बिल्कुल भिन्न था। मुझे बार-बार अनुभव होता था कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है। और जिस जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, उससे मैं दूर हट गया हूं। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी मुझे यह अनुभूति सालती कि मैं उस विशाल से दूर हट गया हूं। मैं अपने आप को आश्वासन देता रहा कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों को वश में कर लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने आप को बांट लूंगा, परंतु मैं तो स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा।